हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। क्लास 10th के स्टूडेंट्स को मैं करवा रही हूँ सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन जो कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022 के लिए हैं। सेक्शन ए और बी का सॉल्यूशन मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब करें, तभी आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। हम देखते हैं सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, जो कि पेपर का क्वेश्चन नंबर 19 है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? यानी कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या हैं जो कि 7 से भाग हो जाती हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वो सारी संख्याएं लिखनी हैं जो 7 से भाग हो रही हैं और 3 अंकों की हैं। ठीक है, तो 7 से विभाजित होने वाली या 7 से विभाज्य 3 अंकों की सभी संख्याएं। ठीक है, सबसे पहले ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। अब ये आपको देखना पड़ेगा 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू हो जाती हैं? 100 से। क्या 100 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 101 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। देखना पड़ेगा हमें ये। देखो 13 सत्ते 91 और 14 सत्ते 98 और 15 सत्ते 105। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर आपका क्या आएगा? 105 आएगा। आप करके भी देख सकते हो। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो सबसे पहली संख्या आएगी 105। अब क्योंकि 7 से भाग हो रही हैं तो 7 7 के अंतर पर बढ़ती जाएंगी। 112, 119, 126 और ऐसे चलते जाएंगे। लास्ट में 999 होता है सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की, लेकिन 999 तो भाग होगा नहीं। हम 996 को देखते हैं 7 से। तो 7 एकम 7, 9 में से 7 गए 2, 7 चौक 28, 9 में से 8 गए 1 और ऊपर से उतारा 6 तो नहीं जाएगा। अगर यहाँ 4 होता, सिंपल सी बात है, तो चला जाना था 7 दूनी 14, यानी 994 वो लास्ट संख्या है जो कि 7 से भाग होगी। तो ये हो गई 7 अंकों की सभी संख्याएं। अब ये पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो रही, यानी इनकी नंबर कितने हैं, इनकी गिनती कितनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ एपी यूज़ करने जा रहे हैं, तो हमें तो पता है, लेकिन हम इस बात को अब यहाँ क्लियर करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी बन रही है। तो आप यहाँ लिखोगे कि यह श्रृंखला एपी है, यह श्रृंखला एपी है। दिस सीक्वेंस इज एन एपी, क्योंकि जो डी है वो हर बार कितना आएगा? 112 घटा 105 यानी 7, क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो हर एक में 7 का फ़र्क आएगा। तो यह श्रृंखला एपी है। ए कितना हो गया? 105। डी अभी हमने निकाला है, कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। अब हमें ये बताना है कि कुल कितनी टर्म है। तो ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। तो ये नहीं पता कौन से नंबर की है, तो इसको मान लो कि ये nth टर्म है। तो माना nवां पद, ठीक है, माना nवां पद बराबर है 994, यानी an बराबर है 994। an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है कितना हो जाएगा? 994। और अब जो जो नोन है उनको पुट कर दो। a की वैल्यू है 105, n पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी है? 7 बराबर है 994। तो अब इसको हल कर दो। जमा 7n घटा 7 बराबर है 994। 105 में से 7 गए 98 आ जाएगा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 98 प्लस 7n 994। 98 को घटा दो, 7n बराबर है 994 घटा 98। 14 में से 8 गए 6, 18 में से 9 गए 9 और ये आपका यहाँ बच जाता है 8। ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है। 7 को राइट में ले जाओ। 896 बटे 7, 7 एकम 7, 8 में 7 गए 1, 7 दूनी 14 और 7 2 8 56। n की वैल्यू आ गई 128। इसका मतलब इस एपी में कुल कितने पद हैं? 128 पद हैं। और 128 पद हैं का मतलब ऐसी 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं, यहाँ आएगी कोमा, जो 7 से क्या हैं? विभाज्य हैं।
तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ शुरू में इसने दे दिया था कि भाई आपने 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं खुद ढूंढनी थी। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा चैप्टर नंबर 11 से आ रहा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचो, उनकी लंबाई नापो और सही परिकलन से इस माप की जांच भी करो। यानी कि 2 वृत्त हैं हमारे पास, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और एक 6 सेंटीमीटर का। तो उनको देखते हैं। सबसे पहले आपने स्केल और पेंसिल ले लेना। 4 सेंटीमीटर का कहीं कॉर्नर में यहाँ डॉट लगा लेते हैं भाई। ये देखो, ये तो 0 है हमारा और ये 4 है। मैं ऐसे ही डॉट लगा कर लेती हूँ ताकि उसमें फुटा के साथ नापने में, कई बच्चे क्या करते हैं ऐसे स्केल रखते हैं और ऐसे 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 नापते हैं, उसमें कई बार स्केल हिल जाता है या प्रकार हिल जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये 4 सेंटीमीटर का हमने नापा, रेडियस लिया, सेंटर में रखा और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे अब हम। तो मैं 1 मिनट पोज करके सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ। आई थिंक आप कर भी पाओगे, शायद आपको दिख भी रहा हो। ये देखो, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो जाता है इस तरीके से। ये देखो, मैंने पहले भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं, तब भी मैंने इसी तरह नोटबुक में कराया है। अब हमने लेना है 6 सेंटीमीटर। तो फिर से स्केल रखेंगे। ये 0 वाला तो मैंने यहाँ इस लाइन पर ही रख दिया, पेंसिल ही टूट गई तो अभी मुझे इसे शार्प करना पड़ेगा। और ये 6, ठीक है। तो पहले इसको नापते हैं। हमें कहा गया है कि दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक हैं, यानी सकेंद्रीय हैं, यानी एक ही केंद्र पर। तो ये था हमारा पहला केंद्र जहाँ से मैंने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा था, और यहीं से मैं एक और वृत्त खींच रही हूँ जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। हो गया, दोनों वृत्त आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या कहता है कि इस वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींचनी है और बिंदु किस पे लेना है, इस वृत्त पे। तो केंद्र हो गया हमारा O, और इस वृत्त पर मैंने कोई बिंदु ले लेना है P। माना P कोई बिंदु है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर है। आपने इसकी रचना भी लिखनी है। रचना के 3 नंबर का है तो बहुत छोटा सा लिखना है कि O केंद्र लेकर 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त खींचे। P बड़े वृत्त पर एक बिंदु लिया। अब P से हमने छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम O को P से मिला देंगे। हर बार स्पर्श रेखा का यही नियम होता है कि केंद्र को उस बिंदु से मिला दो जिससे स्पर्श रेखा खींचनी है, और इस रेखा का कर दो समद्विभाजन। तो समद्विभाजन करने के लिए आप क्या करोगे कि OP के आधे से ज़्यादा प्रकार लोगे, एक चाप ऊपर लगाओगे, एक नीचे लगाओगे। अब O पर प्रकार रखोगे, एक चाप ऊपर लगाओगे और एक चाप नीचे लगाओगे, और यहाँ एक डॉट लगाया ताकि हमें लाइन खींचने में आसानी हो, और दोनों डॉट्स पर स्केल को एडजस्ट करते हुए बहुत हल्का हल्का हमने ये यहाँ पर एक मिड पॉइंट इस OP का ले लिया है। जो OP का मध्य बिंदु आया है, मान लो मैं इसको नाम दे देती हूँ भाई C, नाम दे देती हूँ इसको मैं C, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से C को केंद्र लेते हुए, CO को त्रिज्या लेते हुए एक और वृत्त खींचते हैं। दिख रहा है आपको, ये वाला। और ये वृत्त अंदर वाले वृत्त को जहाँ काटे, क्योंकि अंदर वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है हमने, उन पॉइंट्स को नाम दे दो, अंदर की तरफ नाम दे दो A, और इस पॉइंट को क्योंकि अंदर वाले वृत्त पे काट रहा है नाम दे दो B, और P को हमने A से मिलाना है। तो PA हमारी पहली स्पर्श रेखा हो जाएगी ये, और P को हमने B से मिलाना है और ये हमारी दूसरी स्पर्श रेखा हो जाएगी PB। 3 नंबर में आप रचना वैसे अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि उनकी लंबाई मापिए, तो दोनों तरफ आपने इनकी लंबाई माप लेनी है। PA की लंबाई आ रही है 4.3 सेंटीमीटर, तो PB की लंबाई भी इतनी ही आनी चाहिए, क्योंकि एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो ये भी 4.3 आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे PA भी 4.3 सेंटीमीटर है और PB भी हमारा कितना है, 4.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमारा क्या रह जाता है, इसकी जांच कीजिए।
तो जांच करने की 3 नंबर में आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिख दो। सही परिकलन क्या था, हमने इनको नाप लिया था भाई, ये बराबर आ गई हैं हमारी। रचना के 2-3 चरण अगर आप लिख कर आना चाहो तो आप लिख सकते हो कि ओ को केंद्र लेकर 4 और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खींचे, बड़े वृत्त पर पी बिंदु लिया, पी को ओ से मिलाया, पीओ का समद्वि भाजन किया जो बिंदु सी पर होता है, ठीक है। सी को केंद्र लेकर और सीओ को त्रिज्या लेकर एक और वृत्त खींचा जो अंदर वाले वृत्त को ए और बी पर काटता है, पी ए को पी बी से मिला, पी को ए और बी से मिलाया जो कि हमारी वांछित स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये आपका एक और क्वेश्चन है 3 नंबर का। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करें। तो ये बंटन मैंने यहाँ पर पहले ही आपके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर राइट कर लिया है, ठीक है। तो माध्यक के लिए अब आपको क्या चाहिए, देखो बारंबार, ये तो वर्ग अंतराल है 40 से 45, 45 से 50, 75 तक। बारंबारता का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जिसे हम FI कहते हैं। और बारंबारता माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, संचयी बारंबारता हमें बनानी पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं CF। वो कैसे बनाते हैं, ये 2 लिखते हैं, 2 में इस 3 को जोड़ते हैं, करके भी दिखा सकते हो। 2 + 3 हो गया 5, 5 में इस 8 को जोड़ते हैं, 5 + 8 हो गया 13, 13 में अगले फ्रीक्वेंसी यानी कि 6 को जोड़ेंगे 19, 19 में फिर 6 को जोड़ेंगे 25, और बेटा जी 25 में अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे 3, 28, और 28 में 2 जोड़ेंगे 30। तो कुल n ये हमारा कुल है। बाकी आप चाहो तो यहाँ भी इनको ऐड कर सकते हो, सिग्मा FI 30 ही आएगा, आप इनको जोड़कर देख लेना क्योंकि हम यहाँ इनको जोड़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास n आ गया 30। तो सबसे पहला काम हमारा होता है n का हाफ करना। थोड़ा मैं बड़ा कर लेती हूँ, स्क्रीन आपको अच्छे से दिखाई दे। फिर हमारा अगला स्टेप होता है n का हाफ करना। तो n का हाफ मैंने किया तो 30/2 यानी 15 आ गया। अब आपको इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 से बड़े वाली फ्रीक्वेंसी देखनी है कौन सी है। तो ये 2 है, ये 5 है, ये 13 है और ये 19 है जो कि 15 से बड़ी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 15 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता 19 है। तो 19 के जस्ट सामने वाला जो वर्ग अंतराल है ये हमारा माध्यक वर्ग होगा। ध्यान देना अब आपने इस बात पे। अतः माध्यक वर्ग इसके बिल्कुल सामने वाला होगा 55 से 60 है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा माध्यक आना है, जो हमारा उत्तर आना है वो 55 और 60 के बीच में आना है, ठीक है। अब आपको यहाँ याद होना चाहिए फॉर्मूला। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो जो चीज़ें हमें चाहिए, ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 19 हमने ली है, तो इसके ऊपर वाली तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो हम फॉर्मूला में यूज करेंगे। इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम फॉर्मूला में यूज करेंगे। इसके सामने जो क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है, उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो L होता है हमारा, ठीक है। और n/2 हमारा आ ही चुका है। तो अब हमारे पास सारी बातें आ चुकी है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर L कितना है, 55 है। जो माध्यक वर्ग होता है, जो मीडियन क्लास होती है, उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो L होता है। F क्या होगा, CF के सामने वाला, तो F की जगह हम 6 यूज करेंगे। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ आई है ना उससे जस्ट ऊपर वाली लेंगे। n/2 हमारा पहले ही पता है कितना है, 15 है। और बच जाता है अब H कितना है, इस पूरे वर्ग अंतराल का जो डिफरेंस है। तो 60 और 65 में, 40 और 45 में कितने का फ़र्क है, 5 का। अब हम मीडियन निकाल देंगे, माध्यक निकाल देंगे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें पता है माध्यक क्या होता है, L + n/2 - CF/F, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे H से। आपने ध्यान रखना है कि ये सारा पोर्शन सॉल्व करके तब आपने L में जोड़ना है। तो L की वैल्यू है 55 जमा n/2 अभी हमने निकाला कितना है, 15, CF कितना है 13, F कितना है 6 × 5। सॉल्व कर दें तो ये आ जाता है 55 + 15 में से 13 गए, 2/6 × 5, 2 × 6, 5/3, 5/3,
5/3 को ही डेसिमल में बदल लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 2 3 6 18, तो ये अब ये 6 6 6 चलता रहेगा। तो 55 में 1 जोड़ोगे तो 56.66। और क्योंकि इस 6 पे बार बार मतलब वो है अपना रिपीटिशन है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 56.67 कर सकते हैं। ये हमारा मीडियन यानी कि माध्यक आ जाएगा, जो कि बहुत आसान है अगर आपको फॉर्मूला पता है और ये सारी बातें पता हैं कि CF, F और L वगैरह कैसे चूज़ करते हैं। कोई भी डाउट है बेटा कमेंट बॉक्स में लिखें। व्हाट्सअप ज्वाइन करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब हमारा रह जा अब हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 हैं, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा मान लो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी भिन्न के दोनों अंश और हर में 2 जोड़ दें तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि दोनों अंश और हर में 3 जोड़ दें तो भिन्न 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो। सबसे पहले तो स्टेटमेंट को समझना है। जब भी हमें कोई फ्रैक्शन ज्ञात करना है तो एक न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर। तो माना भिन्न का अंश, लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन कितना है, x है। माना भिन्न का हर, डिनोमिनेटर कितना है, y है। तो भिन्न हमारी कैसे बनती है, भिन्न हमारी बनती है अंश बटे हर, यानी कि x/y। ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है कि दोनों में 2 जोड़ दें तो भिन्न 9/11 हो जाती है। ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में x में भी 2 जोड़ दें, y में भी 2 जोड़ दें, तो जो भिन्न है हमारी वो हो गई भाई 9/11। अब क्या करें, अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 11 को इधर ले जाओ, 11 × x + 2, इसको इधर ले जाओ, 9 × y + 2, सॉल्व कर लीजिए। 11 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से भी, 9y + 18, सारी टर्म्स एक तरफ ले लो, लीनियर इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का टॉपिक है। -9y + 22 - 18 = 0। 11x - 9y + नहीं 8 नहीं आएगा, 4 आएगा। 12 में से 8 गए 4 बराबर है 0। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। दूसरी कंडीशन लगा दो। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दोनों में 3 जोड़ दें, ऊपर भी 3 जोड़ दें, नीचे भी 3 जोड़ दें, तो फ्रैक्शन बन रहा है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 को यहाँ ले जाओ, 6x = 18, 5 है, y = 3 को यहाँ ले जाओ, 5y = 15। लेफ़्ट राइट कर लो, इधर ले आओ, 6x - 5y + 18 - 15 = 0। 6x - 5y + 3 = 0। ये बन गई हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन। और अब कुछ भी नहीं है, हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है किसी भी एक मेथड से। दोनों को पहले यहाँ राइट कर लेते हैं। 11x - 9y + 4 = 0। 6x - 5y + 3 = 0। अब आप इसे चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्या करो कि फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को 9 से, यहाँ इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ राइट अब इंग्लिश में लिखने जा रही थी वैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 को 5 से व इक्वेशन नंबर 2 को 9 से गुणा करने पर, इसको ट्रांसलेट कर लेना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/5 एंड इक्वेशन नंबर 2/9। ध्यान देना, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से, तो 11 × 5 = 55x, 9 × 5 = 45y और 5 चौके 20। इसको 9 से करना है तो 9 × 6 = 54x, 9 × 5 = 45y = 9 × 3 = 18। अब ध्यान दो, अपोजिट साइन नहीं है यहाँ पे, सेम साइन है, तो इन दोनों को आपस में कर दो सब्ट्रैक्ट। आप लिखोगे यहाँ पर घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग। जब भी हम 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। तो 55 में से 54 गया x, ये कैंसिल, 20 में से 18 गए 2 बराबर है 0। 2 को राइट में ले जाओ, 0 - 2 और x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, आगे बढ़े। अब y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो। हाँ भाई, यहाँ पर एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, जो मैंने अभी यहाँ देखा कि नेगेटिव आ रही है। इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45 और 9 × 3 = 27। और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, अब 27 बड़ा हो गया तो x माइनस
इसको मैं रीराइट कर देती हूँ यहाँ पर पूरे को। तो ये बन गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ जाती है 7। x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में ये 1 है, ये देख लो, ये आपकी 1 है। तो x इज इक्वल टू 7 को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, तो ये बन गया 11 ब्रैकेट में 7 रखा माइनस 9y जमा 4 बराबर है 0। 11 7 77 घटा 9y जमा 4, 77 और 4 जोड़ेंगे 77 प्लस 4 81 आएगा। और 9y को राइट में ले जाओ, 9 को इधर ले आओ तो y की वैल्यू आएगी बेटा जी 81/9, 9 9 जा 81। तो x 7 आ गया, y 9 आ गया। तो जो आपकी भिन्न है, जो आपका फ्रैक्शन है वो x/y यानी कि 7/9 बन जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, रफ में करना। ये कह रहा है कि ऊपर भी 2 जोड़ दो और नीचे भी 2, तो ये बन गया 9/11, यही बन रहा था। ऊपर भी 3 जोड़ दो और नीचे भी 3 जोड़ दो तो कह रहा है 5/6, ये बन रहा है 10/12, 2 5 10, 2 6 12। तो बिल्कुल सही कह रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 22 का और वाला ऑप्शन। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तन करके हल कीजिए। अब आप देख सकते हो कि ये रैखिक समीकरण नहीं है हमारे। क्वेश्चन वाले ने खुद ही बोल दिया है कि ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है। आपको इन्हें पहले रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर हल करना है। कन्वर्ट दीज इक्वेशंस इनटू लीनियर इक्वेशंस एंड देन सॉल्व। तो इक्वेशंस मैंने यहाँ पर पहले ही लिखी हुई हैं और इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको मैं एक छोटी सी बात अब यहाँ पर समझाना चाहूँगी, जिसका पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो एक्सप्रेशन है 10/x + y, ठीक है, 10/x + y, देखो समझेंगे इसको कि 10/x + y का मतलब बेटा क्या है, 10 × 1/x + y, ठीक है ना भाई। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे x + y आ जाएगा। और इस 1/x + y को अगर मैं u मान लेती हूँ, ध्यान देना मेरी बात पर, 1/x + y को मैं u मान लेती हूँ तो ये पूरा u बन गया और ये हो गया 10 × u यानी कि 10u। तो इसका मतलब आपने समझना है। तो अब आप ये देखो, ये है 10 × 1/x + y, ये है 15 × 1/x + y, ये है 2 × 1/x - y, 5 × 1 - x - y। तो हम क्या कर लेते हैं, माना 1/x + y u के बराबर है, कोई और वेरिएबल, क्योंकि x और y में तो ये लीनियर इक्वेशन बन नहीं रहा, और 1/x - y v के बराबर है। और इन दोनों वैल्यू को समीकरण 1 व 2 में हम रख देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में रखने पर, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, तो ये अभी आपको समझाया है मैंने। इसका अर्थ है 10 × 1/x + y, 1/x + y को मैंने u रख लिया तो ये बन गया 10u। ये पूरा बटे वाला एक्सप्रेशन u था, तो ये जो इक्वेशन बनी ये बन गई 10u प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन v है, 2 आगे है तो 2v बराबर है 4, ठीक है। अब इस पर ना ध्यान दो कि 2, 2 और 2 तीनों में से कॉमन निकल सकता है, तो मैं इसको 2 कॉमन लेके ही लिख दूँ, 2 5 10, 5u + v = 2। मैंने दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया तो ये क्या बन गया, 5u + v बराबर है 2। एक इक्वेशन ये बन गई। और अब इस वाले में रखो, ध्यान देना, सेकंड वाले में रख रही हूँ, तो 15u, ठीक है, घटा 5v बराबर है -2। ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो ऊपर 1 और 2 वाला सिस्टम था, जो लीनियर इक्वेशन नहीं था, वो यहाँ आकर इन लीनियर इक्वेशन में रैखिक समीकरण में बदल गया। अब हम इसे, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया ये वाला, इसकी तरह विलोपन विधि से या वज्रगुणन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजी पड़ता है। कैसे, अब यहाँ देखो ये v है और ये 5 है, अगर मैं केवल इक्वेशन नंबर 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 को
5 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3/5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 25, 5 5 25, 25u प्लस 5v इज इक्वल टू 5 दूनी 10, और इसको यूँ का यूँ लिख दो 15u घटा 5v बराबर है -2। इन दोनों v के दोनों कोफिशिएंट्स मैच कर गए, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो दोनों इक्वेशंस को हम आपस में ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 10 में से 2 गया 8 इक्वल टू ये कट गया 25 और 15 5 और 5 40 u आ गया ये, ठीक है। तो u की वैल्यू हो गई 8/40, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 1/5। u की वैल्यू आ गई 1/5। u की वैल्यू को रख दीजिए आप किसी भी इक्वेशन में, मैं 3 में रख रही हूँ। u पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 3, u का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है भाई। तो ये क्या है 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 5u की जगह 1/5 प्लस v, देखो आपका ध्यान यहाँ मेरी उंगली पर भी होना चाहिए जहाँ मैं इक्वेशन पर फोकस करवा रही हूँ आपको, इज इक्वल टू 2। अब हम ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, देखो 5 से 5 कट गया, ये बन गया 1 प्लस v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 2 - 1 यानी 1, v की वैल्यू आ गई 1, u आ गया v आ गया, लेकिन u और v तो हमने सपोज किए हैं, तो इनसे अब हमें x और y की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है। अब ये देखो आपने यहाँ पर पुट किया था 1/x प्लस वाई को u पुट किया था, 1/x माइनस वाई को v पुट किया था, तो इस स्टार को यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। फ्रॉम स्टार से, समीकरण का नाम बीच में नहीं लिखा, भूल गई मैं, तो मैंने स्टार नाम दे दिया उसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब स्टार में देखो u का मतलब है 1/x प्लस वाई, और u की वैल्यू कितनी आ रही है ये देख लो 1/5, तो मैं यहाँ रख देती हूँ 1/5 इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, उल्टा कर दो दोनों को, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब v पर चलते हैं, v की वैल्यू 1 है, और वैसे v की वैल्यू क्या थी 1/x माइनस वाई, तो 1 इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई, दोनों को फिर से उल्टा कर दो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ से फिर से एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा बना है, जिन्हें हम फिर से सॉल्व करेंगे। तो ये है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग यानी जोड़ने पर, कैंसिल, x में x जोड़ेंगे 2x, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी 3, तो आपकी x की वैल्यू आ जाती है 3, ठीक है। x की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू को 3 रख दो, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y को राइट में ले जाओ, 1 को लेफ्ट में ले आओ, तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 2, 3 में से 1 गया 2, और x इज इक्वल टू 3, और ये हमारा आंसर आ जाता है। आप चाहें तो अपने आंसर को अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करके, यहाँ 3 रखा, यहाँ 2 5, 5 दूनी 10, 2 आ गया, और 3 घटा 2 1, 2 और 2 4, 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, तो लीनियर इक्वेशन के दोनों टाइप की आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाती है। और ये हमारा सेट डी का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 2 पार्ट्स मैंने दिए हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। आफ्टर 3 years द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। अब रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, माना रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है, माना गुणनफल दे दिया, तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, तो रोहन की माँ की जो आयु है, माँ 26 साल बड़ी है, तो x में 26 जोड़ दो, x जमा 26 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कहता है 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ हम लिख देते हैं 3 वर्ष बाद। अब 3 साल के बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा भाई, अगर आप 15 साल के हो तो 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे, 15 जमा 3 18, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो रोहन अभी x का है तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा x जमा 3 वर्ष का, और रोहन की माँ की आयु, माँ अभी x जमा 26 की है,
उसमें 3 जोड़ दो तो x जमा 29 वर्ष की उसकी माँ हो जाएंगी। और ये कहता है कि 3 वर्ष बाद आफ्टर 3 years द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाना है। तो x + 3 × x + 29 = 360। अब आपका काम है इसको सॉल्व करना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। x को x से मल्टीप्लाई करो x², x को 29 से करो 29x, 3 से करो 3x, 29 × 87 होता है = 360। सारी टर्म्स अरेंज कर लो। x², 29 और 3 कितना होता है 32x, 87 घटा 360 बराबर है 0। चलें आगे, x² जमा 32x घटा 10 में से 7 गए 3, 15 में से 8 गए 7 और ये 273 = 0। ये आ गया हमारे पास। x² + 32x - 273 = 0। अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं 32 के कि जोड़ो या घटाओ तो 32 आए और गुणा करो तो 273 आए। तो या तो भाई फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए आपको। 273 के कर लो फैक्टर। 3 × 27, 1 13 7 91 होता है तो ये 13 एकम 13, तो ये बन गया 3 × 7 × 13। अब भाई ये देखते हैं एक बार हम। अब आपको ना इन्हीं गुणनखंडों को घुमा फिरा के देखना है। तो ये तो है 21 और ये है 13, तो 21 और 13 का ना जोड़ 32 आता है ना घटा। पीछे वाले 2 लें तो 13 7 98 और 3 नहीं बन रही बात। थोड़ा घुमाओ, ध्यान से देखो। अगर मैं 3 × 13 × 7 कर दूं तो 13 तिये 39 × 7, ठीक है। 39 में से 7 माइनस करोगे 32 आएगा और प्रोडक्ट तो 273 आ ही रही है, क्योंकि हम ये किसके फैक्टर कर रहे हैं, हम ये 273 के फैक्टर्स कर रहे हैं। और जिन बच्चों को फैक्टर ना आए तो वो डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा x² + 39x - 7x - 273 = 0। 39 घटा 7 32, एक प्लस का है एक माइनस का है, प्रोडक्ट -273 आई जाएगी। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x जमा 39। इन दोनों में से माइनस का 7 कॉमन ले लो, x माइनस माइनस प्लस कर लेना 39। x जमा 39 को दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ x बचता है, यहाँ माइनस का 7 बराबर है 0। एक बार हम क्या करेंगे, x जमा 39 को 0 रखेंगे और एक बार हम x माइनस 7 को। x की वैल्यू -39 आएगी जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि x किसको लिया है, रोहन की आयु को, और आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ से x आ जाएगा 7। इसका मतलब जो रोहन की वर्तमान आयु है वो कितनी है, 7 वर्ष है, ठीक है। रोहन की जो आयु है, वर्तमान आयु, वो कितनी है, 7 वर्ष है। रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। आप इसको वेरीफाई भी कर लेना, रफ में करना, ये सारा रफ वर्क चल रहा है, समझ रहे हो आप, ये आपने फेयर में नहीं करना। रोहन 7 साल का है तो मम्मी कितने की हो गई, 26 साल बड़ी है 33 की। 3 साल बाद रोहन हो जाएगा 10 साल का, मम्मी हो जाएगी 36 की, और 36 और 10 का गुणनफल हो जाएगा 360। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और वाले पार्ट पर चलते हैं। तो और वाला पार्ट और देख लेते हैं। भाई देखो, डायग्राम मैंने बता दिया था कि इसमें है नहीं, मैंने ही बनाया है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB DC के समानांतर है और दोनों विकर्ण O पर काट रहे हैं। तो सिद्ध करो कि AO बटे BO इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको डायग्राम बना देती हूँ। ये समलंब है हमारा, समलंब मीन्स ट्रपीजियम, जिसकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, 2 पैरेलल नहीं होती हैं, ABCD। तो सबसे पहले तो आप इसमें दिया है गिवन, और फिर क्या प्रूव करना है, कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई रिजल्ट है, वो सारा हमें यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया है, क्या दिया है, ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है DC के, AB समानांतर है किसके, DC के, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि AC
और बी डी दोनों के दोनों विकर्ण कहाँ काट रहे हैं, ओ बिंदु पर काट रहे हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया ओ। इस बात को भी लिख दो, ए सी व बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज ए ट्रापीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। ठीक है, आगे चलें। अब आपने यहाँ लिखना है, सिद्ध करना है। मध्य बिंदु पर में हम यहाँ लगाएंगे, नहीं थेल्स थ्योरम लगाएंगे। देखते हैं सिद्ध क्या करना है, ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। तो अब हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब हम पहले इसमें एक रचना करेंगे। ठीक है, हम पहले इसमें एक रचना करेंगे। वो रचना क्या है कि ए बी और सी डी तो ऑलरेडी समानांतर हैं, और ओ से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, नेम इट एज ई एफ, जो कि ए बी और सी डी दोनों के समानांतर होगी। ई एफ समानांतर ए बी समानांतर सी डी खींचो। ठीक है, चलें आगे। अब ध्यान देना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय हमने किया है। वो प्रमेय क्या कहता है कि अगर ये कोई त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा BC के समानांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी AD बाय DB किसके बराबर होगा, AE बाय EC के। ध्यान से समझ रहे हैं मेरी बात को। अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम रेशो, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। तो अब आप जरा ध्यान दो, हम ले लेते हैं पहले ये वाला त्रिभुज AADC। ध्यान देना भाई। ठीक है, त्रिभुज ACD में प्रमाण पे आ जाओ। सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ACD में। ठीक है, या CDA कुछ भी लगा लीजिए। त्रिभुज ACD में, इसको भूल जाओ भाई, ये नहीं दिख रहा अब आपको। अब आपको सिर्फ ये त्रिभुज दिख रहा है जो मैं दिखा रही हूँ। CD के पैरेलल ये EO है, ये पॉइंट आपका O है, अच्छे से लिख लो, यहाँ से मिटा दो। EO CD के पैरेलल है, तो ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होगा। ठीक है, EO पैरेलल है CD के, तो AO बटे OC, ध्यान देना भाई, AO बटे OC किसके बराबर होगा, AE बटे ED के, AE बटे ED के। क्लियर है, आगे बढ़ूँ भाई। केवल ये वाला त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज बन गया, ये भुजा इसके समानांतर है, तो ये अनुपात इस अनुपात के बराबर हो जाएगा। आपने यहाँ इसका कारण लिखना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। ठीक है, ये सब आप अपने फाइनल उसमें लिख लेना, क्योंकि 5 बल्कि फाइनल में तो 6 ही नंबर का आएगा ये वाला। ठीक है, अब हम एक त्रिभुज और ले लेते हैं। कौन सा वाला, अब हम ले लेते हैं ABD, ये वाला। मैं थोड़ा इसको दूसरे कलर से कलर करती हूँ। देखिए ज़रा भाई, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बस ये चीज़ दिखनी चाहिए। अर्जुन को जैसे निशाना लगाते वक्त मछली की आंख दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था, तो आपको ये त्रिभुज दिखने चाहिए। अब ये लाल रंग का त्रिभुज आपको दिख रहा है, बीच में ये कुछ भी नहीं है, और ये लाल रंग की ही रेखा है EO, जो कि AB के समानांतर है। दिख रही है ना आपको। तो अब हम लिखते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में EO AB के समानांतर है, EO AB के समानांतर है। तो फिर से वही बात आ जाती है क्या, AE बटा ED, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, उल्टा सीधा ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। AE बटा ED, मैं A से नीचे से शुरू कर रही थी, इसको भी नीचे से शुरू करूँगी, BO बटा DO के बराबर है। इसका भी यही रीज़न है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। भाई अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो वो बाकी दोनों साइड्स की जो रेशियो हैं वो इक्वल होएंगी, AD बाई DB AE बाई EC के इक्वल। इसको उल्टा कर दो, BD बाई DA CE बाई EA के इक्वल हो जाएगा। अब दिखा AD बाई DB AE बाई EC के या BD बाई DA CE बाई EA के इक्वल हो जाएगा।
समझ आ गई बात आपको? तो ऐसे ही हमने करना है। तो अब इसमें क्या करा मैंने, ए ई बाई ई डी बी ओ बाई ए डी के इक्वल हो गया, ये बी ओ बाई डी ओ के, सॉरी। अब इनको ज़रा आप ध्यान से देखो, पहले को और दूसरे को आपने ध्यान से देखना है। ए ओ बाई ओ सी ए ई बाई ई डी के इक्वल है, ठीक है, और बी ओ बाई डी ओ भी ए ई बाई ई डी के इक्वल है। ये अनुपात इसके इक्वल है, ये अनुपात इसके इक्वल है। और जब दो चीज़ें किसी तीसरी के इक्वल हो तो वो आपस में भी इक्वल होती हैं। भाई ये रिजल्ट भी इसके इक्वल है और ये रिजल्ट भी, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। समझ रहे हो या नहीं? ए ई बाई ई डी इसके इक्वल है, ए ई बाई ई डी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, लेकिन हमारे रिजल्ट में बी ओ इधर है, नीचे है। तुम क्या करो, सी ओ को वहाँ ले जाओ, बी ओ को यहाँ ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए ओ बी ओ इसके नीचे आ जाएगा, बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ या ओ सी कह दो, ऊपर चला जाएगा बटे डी ओ, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत छोटा सा दिखने में लग रहा है, लेकिन अगर आपको इसका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये था आपका कंप्लीट सैम्पल पेपर। बेटा अगर पसंद आया हो लेक्चर तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।